उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक विशेष रिपोर्ट के साथ। पूरे राष्ट्र ने इस 15 अगस्त को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और पूर्वोत्तर भारत में भी उल्लास के साथ ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सिक्किम से हमारे संवाददाता दिलीराम दुलाल ने ये विशेष रिपोर्ट भेजी है। आइए सुनते हैं। 79वां स्वतंत्रता दिवस सिक्किम के राजधानी गान्तोक स्थित पाल्जोर स्टेडियम में हर्षोल्लास और देशभक्ति के उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विशिष्ट अतिथियों और परेड दस्तों के आगमन से हुई। सिक्किम सरकार का सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान प्रेम सिंह तामाङ गोलेज्यू को आगमन भइरहेको छ। सिक्किम सरकार का मुख्य सचिव श्री आर तेलाङजी र पुलिस महानिदेशक श्री अक्षय सचदेवाजीले मुख्यमंत्री महोदयलाई स्वागत गरेर सेल्युटिङ बेस तर्फ अग्रसर गराइरहनु भएको छ। इसके उपरांत सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङ गोले का आगमन हुआ, जिनका स्वागत मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने किया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पूरे स्टेडियम में राष्ट्रगान गूंज उठा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया। आईटीबीपी, एसएसबी, एसएपी, द्वितीय एवं तृतीय, आईआरबीएन, सिक्किम पुलिस, पुरुष व महिला दस्ते, वन विभाग, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, एनसीसी तथा विभिन्न विद्यालयों की टुकड़ियों ने मार्च पास किया। सिक्किम पुलिस बैंड ने परेड में आकर्षण जोड़ा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया। आईटीबीपी, एसएसबी, एसएपी, द्वितीय एवं तृतीय, आईआरबीएन, सिक्किम पुलिस, पुरुष व महिला दस्ते, वन विभाग, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, एनसीसी तथा विभिन्न विद्यालयों की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। सिक्किम पुलिस बैंड ने परेड में आकर्षण जोड़ा। प्रत्येक प्लाटून को यहाँ अदम्य शक्ति र साहसको आभास भइरहेछ। हर देशभक्तको शौर्य गाथाको सुभाष यहाँ फैलिरहेछ। स्वतन्त्रता दिवसले बलिदान दिने पुलिस सेनानीहरूको सम्झना गराइरहेछ। अखण्ड भारतको एकतामा तिरंगा यहाँ फहराइरहेको छ। समारोह में विभिन्न अलंकरण और पुरस्कार भी प्रदान किए गए। 7 वीरता पुरस्कार, 2 पुलिस पदक, 4 मुख्यमंत्री पुलिस पदक, 14 राज्य उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार, 1 विशेष मरणोपरांत सम्मान तथा 1 प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इसके अलावा 22 श्रवण कुमार पुरस्कार, 15 मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान, 3 सहकारी समितियों को पुरस्कार और 3 राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार भी दिए गए। Thank you all the contingents and Sikkim Police Band for the splendid presentation. Ladies and gentlemen, there is a special announcement. It is with great pride that I inform that on the occasion of Independence Day 2025, the Ministry of Home Affairs, Government of India has announced the names of police and fire personnel for different service medals. They are Shri Bhim Bahadur Salal, Assistant Sub-Fire Officer, awarded President's Fire Service Medal for meritorious service. And also Shri Rinzing Choda Bhutia, Head Constable, awarded President's Police Medal for meritorious service. Please put your hands together for the deserving police and fire officers. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और राज्य की विकास उपलब्धियों को रेखांकित किया। 79औं स्वाधीनता दिवसको पुनीत अवसरमा सिक्किम सरकार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सिक्किमेली जनसमुदाय साथै समस्त देशवासीलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो देश स्वाधीनताको प्रभातदेखि धेरै अगाडि बढिसकेको छ। हाम्रो देश परमाणु शक्ति, सफ्टवेयर क्यापिटल, कृषि र औषधि क्षेत्रमा विशाल शक्तिको रूपमा उभिएको छ।
माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को दूरदर्शी नेतृत्वमा आज हाम्रो देश भारत विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा गर्वका साथ उभिएको छ। यो 79औं स्वाधीनता दिवस सिक्किमका लागि विशेष छ, किनभने यो स्वाधीनता दिवस हाम्रो राज्य गठनको स्वर्ण जयन्ती वर्षमा परेको छ। भारत सरकारले सिक्किमको विकासमा सधैँ उदारतापूर्वक योगदान दिएको छ र यसका लागि सिक्किमे जनताको तर्फबाट म माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी र भारत सरकार प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। इस अवसर पर कई प्रकाशन और डिजिटल सेवाओं का विमोचन किया गया, जिसमें सिक्किम के धार्मिक मामला और शिल्पकार बुनकरों की पुस्तिका, सिक्किम राज्य डेटा नीति, डिजिटल पुलिस वेब एप्लीकेशन, संपत्ति पंजीकरण की नई सुविधा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट तथा पेपर लॉटरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर शामिल रहे। दोपहर में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई, जिनमें सेना और सिक्किम पुलिस बैंड की प्रस्तुति, उत्तर प्रदेश का ढेलिया लोक नृत्य, मणिपुर का थांगटा मार्शल आर्ट, लेप्चा, भुटिया और नेपाली नृत्य तथा देशभक्ति गीत शामिल थे। खेत क्या राम्रो धानको बाला झपकै, गैरी खेत क्या राम्रो धानको बाला झपकै, जुनेलीको जुन जस्तो मायालु मोहर थपकै, निर्मायाको निरेशम शिरबन्दीले सिरै झलाला, निर्मायाको निरेशम शिरबन्दीले सिरै झलाला। ढाका टोपी क्या राम्रो सिरै झल्क्यो झलकै, शाम को सिक्किम के राज्यपाल के आगमन के साथ सर टासी नामग्याल मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच आयोजन हुआ और विजेताओं को ट्रॉफियां प्रदान की गई। दिन का समापन राजभवन में आयोजित पारंपरिक एट होम समारोह के साथ हुआ। स्मरण हो, सिक्किम राज्य के हरेक जिले और महकुमा तथा स्कूल स्तर पर स्वतंत्रता दिवस हर्ष और उल्लास तथा देशभक्ति के साथ पालन किया गया। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गान्तोक से मैं डी रामदुल्ला। श्रोताओं, आप अपने घरों में सुगंध के लिए या पूजा या किसी कर्मकांड में धूप या अगरबत्ती का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे। तो धूप और अगरबत्ती में जो महक या सुगंध होती है उसमें अगरवुड का इस्तेमाल होता है। इस बात से आप सभी परिचित होंगे ही। तो ये अगरवुड बनता कैसे है और इस अगरवुड के उत्पादन से किस तरह से किसान लाभान्वित होते हैं, एक विशेष रिपोर्ट आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कि किस तरह पूर्वोत्तर भारत के पास इस अगरवुड का खजाना है और आज के समय में कैसे पूर्वोत्तर भारत के किसान अगरवुड को अपनी आजीविका का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना रहे हैं। तो आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। पूर्वोत्तर भारत की हरी भरी धरती में कई प्राकृतिक उपहार छिपे हैं, जिनमें से एक है अगरवुड, जिसे ओउद भी कहा जाता है। ये एक विशेष प्रकार की सुगंधित लकड़ी है जो एक्विलारिया मल्केंसिस नामक पेड़ में खास परिस्थिति में बनती है। जब इस पेड़ के तने या शाखाओं में हल्की चोट या संक्रमण होता है तो उसकी रक्षा के लिए पेड़ के भीतर से एक गाढ़ा काला भूरा रेजिन बनने लगता है। यही रेजिन अगरवुड कहलाता है, जिससे महकदार तेल, अगरबत्ती, बखूर और धूप जैसे मूल्यवान उत्पाद बनते हैं।
इसकी सुगंध इतनी खास और गहरी होती है कि इसे दुनिया के कई देशों में बहुत ऊंचे दाम पर खरीदा जाता है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के आर्द्र तथा नम जलवायु वाले इलाके अगरवुड की खेती के लिए बेहद उपयुक्त हैं। यहाँ की मिट्टी और मौसम इस पेड़ को पनपने में मदद करते हैं। परंपरागत रूप से असम में अगरवुड को नकदी फसल माना जाता रहा है। बहुत से किसान अपने खेतों, घरों के बागीचों या चाय बागानों के किनारों पर इसे लगाते हैं। इसकी खासियत यह है कि एक बार पेड़ तैयार हो जाने पर लगभग 7 से 10 साल में अगर इसमें रेजिन विकसित हो जाए तो ये किसान के लिए अच्छी खासी आमदनी का साधन बन जाता है। लेकिन अगरवुड की खासियत ही इसकी मुश्किल भी है। इसकी मांग इतनी ज्यादा है कि कभी कभी जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई शुरू हो जाती है। यही कारण है कि इसे बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर नियम बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत इसका व्यापार केवल अनुमति और प्रमाणन के साथ ही किया जा सकता है। भारत में भी अब ये जरूरी है कि जो अगरवुड बाजार में बेचा या निर्यात किया जाए वो पंजीकृत और कानूनी रूप से उगाए गए पेड़ों से ही हो। इसलिए अब जोर बागानों और खेती से उत्पादन पर दिया जा रहा है ताकि जंगल के प्राकृतिक पेड़ सुरक्षित रहें और किसानों को भी लाभ मिले। असम सरकार ने 2020 में अगरवुड को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीति बनाई। इसमें खेती, कटाई, प्रसंस्करण, परिवहन और बिक्री की प्रक्रिया को आसान किया गया। पंजीकरण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई और किसानों को समूह बनाकर प्रसंस्करण इकाइयां लगाने की सुविधा दी गई। इसी तरह से त्रिपुरा में 2021 में राज्य नीति बनी जिसने छोटे किसानों और उद्यमियों को आसान लाइसेंस, तकनीकी प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच दिलाने में मदद की। पहले अगरवुड के पेड़ को काटने, परिवहन और बेचने के लिए बहुत सख्त अनुमति लेनी पड़ती थी, चाहे वो खेत या बागीचे में ही क्यों न उगा हो। इसका कारण था कि अगरवुड को वन विभाग की सूची में संरक्षित पेड़ माना जाता था और इसकी कटाई केवल विशेष परिस्थितियों में ही संभव थी। इससे खेती करने वाले किसानों को अपना उत्पाद बेचने में हर बार कठिनाई होती थी और अवैध कटाई का खतरा भी बना रहता था। लेकिन हाल में सरकार ने ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट नियमों में संशोधन करके एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत गैर वन भूमि यानी खेत, बागीचे या निजी जमीन पर लगाए गए पंजीकृत अगरवुड पेड़ों की कटाई और परिवहन की अनुमति प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया गया है। अब किसान अपने पंजीकृत बागान से अगरवुड की लकड़ी और तेल वैध तरीके से बाजार में बेच सकते हैं और इसके लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं रहती। इस बदलाव का असर ये हुआ है कि जैसे बांस को घास का दर्जा देने के बाद उसकी खेती और व्यापार में तेजी आई थी, वैसे ही अब अगरवुड के मामले में भी किसानों का उत्साह बढ़ा है। पहले जो किसान बड़े पैमाने पर इसकी खेती नहीं कर पाते थे, अब निश्चित होकर बागान लगाते हैं। राज्य सरकारें भी इसमें सहयोग कर रही हैं और पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सुविधाएं दी जा रही हैं। ये कानूनी लचीलापन अगरवुड के लिए एक तरह से नई राह खोलने वाला है। इससे खेती आधारित उत्पादन बढ़ रहा है, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और सबसे अहम बात, जंगल में मौजूद प्राकृतिक पेड़ों पर दबाव कम होगा। ये बदलाव किसानों के लिए न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अहम है। केंद्र सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए पूर्वोत्तर में अगरवुड को टिकाऊ तरीके से उगाने और व्यापार बढ़ाने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई है। सरकार ने निर्यात के लिए भी नए कोटे तय किए हैं जिनसे पंजीकृत बागानों से बने तेल और लकड़ी का निर्यात तय समय सीमा तक किया जा सके। इससे किसानों और व्यापारियों को पहले से पता रहता है कि वे कितनी मात्रा में उत्पादन बेच सकते हैं और अवैध रास्तों का इस्तेमाल कम होता है। आज पूर्वोत्तर भारत में कई जगह किसान मिलकर सामूहिक आसवन इकाइयां चला रहे हैं जिससे खर्च कम होता है और मुनाफा बढ़ता है। अगरवुड की वैल्यू चेन लंबी है। पौधे लगाने से लेकर कटाई, ग्रेडिंग, तेल निकालने, पैकिंग और निर्यात तक हर चरण में रोजगार के अवसर बनते हैं। यही वजह है कि सरकार और स्थानीय समुदाय दोनों अब खेती आधारित प्रमाणित उत्पादन पर जोर दे रहे हैं। पूर्वोत्तर का मौसम, मिट्टी और लोगों की मेहनत मिलकर अगरवुड को न केवल महकदार उत्पाद बना रहे हैं बल्कि इसे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार भी बना रहे हैं। आने वाले वर्षों में यदि ये खेती इसी दिशा में आगे बढ़ती रही तो ये पूर्वोत्तर के गांवों में रोजगार, आमदनी और खुशहाली की महक फैला सकती है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए निखिल कुमार। बढ़ते पर्यावरण के नुकसान को देखते हुए ये प्रयास इन दिनों हो रहा है कि हम परिवहन के सतत मॉडल को अपनाएं और इसी सतत मॉडल में शिलांग में एक खास पहल की शुरुआत की गई है, पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग।
इस पहल के तहत कई इलेक्ट्रिक साइकिलें लोगों को किराए पर दी जाएंगी और लोग उन किराए पर मिलने वाली इलेक्ट्रिक साइकिलों का इस्तेमाल कर छोटी दूरी की यात्रा कर सकेंगे। तो किस तरह से ये पहल खास है और कैसे ये पर्यावरण अनुकूल है और कैसे शिलांग में एक पर्यावरण संतुलन या पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये बड़ा कदम है, आइए हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में जानते हैं। मेघालय सरकार ने मंगलवार को शिलांग में पहली बार पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग PBS सिस्टम की शुरुआत की, जो इस पहाड़ी शहर में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल शहरी परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन के साथ एक विशेष कार्यक्रम में इस योजना का उद्घाटन किया। ये प्रोजेक्ट शिलांग अर्बन मोबिलिटी पॉलिसी 2024 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बिना मोटर वाले साधनों को बढ़ावा देना और लोगों में स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। इस नीति के तहत लक्ष्य है कि शहर की 35% यात्रा पैदल या साइकिल से हो, ताकि शिलांग को वॉकिंग और साइकिलिंग सिटी के रूप में विकसित किया जा सके। पहले चरण में 20 से अधिक इलेक्ट्रिक साइकिलें शुरू की गई हैं। ये साइकिलें शहर के निवासी छोटी दूरी की यात्रा के लिए किराए पर ले सकेंगे, जिससे प्रदूषण कम होगा और यात्रा आसान बनेगी। इस पहल को आवास और शहरी विभाग ने GIZ इंडिया के साथ मिलकर सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी, एयर क्वालिटी, क्लाइमेट एक्शन एंड एक्सेसिबिलिटी SUMACA प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया है और इसे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का भी सहयोग मिला है। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री संगमा ने कहा कि राइड शिलांग के तहत जनता के लिए इलेक्ट्रिक साइकिलें उपलब्ध कराई जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक होने के कारण पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से चलाई जा सकती हैं और किसी भी उम्र का व्यक्ति इन्हें आराम से इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक मोटर और गियर सिस्टम की मदद से पहाड़ी रास्तों पर भी साइकिल चलाना बेहद आसान हो जाता है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि ये योजना शिलांग को पैदल और साइकिल के अनुकूल बनाने, ट्रैफिक कम करने और हरियाली बढ़ाने की दिशा में एक बड़े विजन का हिस्सा है। This entire concept of Ride Shillong, where we're going to give public electric bicycles to people, which means it's publicly owned and people will just rent it and use it. And these are all electric bicycles, and hence even in a kind of uphill, you don't have to pedal so much. There'll be electric system to support you. So it's a very, very good technology, and it's very, very good for a place like Shillong. And anybody of any age can actually use this. While I was cycling right now, I didn't have to pedal much. I was using the different levers and the gears, and that gave enough power where I could move with the power of the engine, the electric engine, and it made it very simple. It is a part of a larger project and larger vision to make Shillong a walkable and a cyclable kind of a city where people don't have to use motor vehicles. So we're trying to minimize the usage of motor vehicles. We're trying to encourage people to use electric vehicles, electric cycles. Very soon we're coming up with a scheme for electric taxis also. We'll be getting the first installment of about 50 electric buses that are coming up. And obviously we are working towards increasing the pedestrian area, the walking area, so that people can walk more. Shillong is definitely a walkable city, and hence most of the locations you can reach without having to use a vehicle. You can simply walk to them. Problem is the space is not there for them to walk, and hence we are working towards that at a larger goal, and this is, as I said, one step towards that, to make, as I said, electric vehicles and other forms of mobility, which is non-motor vehicles, to be utilized more in Shillong. And then of course we want to expand to other parts of the state, like Jowai and Tura, Nongstoin and other places also. There are plus, there are minus. We started with this. I hope people will now take up. So I think it's a good point. I hope that media also will promote this. You will also speak about this. And I hope you will also start cycling to office, and not just students, but press also. So we have to start somewhere, you know. I mean, if you keep looking at a problem and say, well, this is an excuse, that's excuse, then we'll never start. When you have to solve a problem, you have to start somewhere. It starts with the first step you take. And the next is to overcome the challenges that you have. So I think if you keep looking at the challenges, if you keep looking at the problems and keep saying that, well, this is not there, this is not there, then nothing is going to change. We have to start somewhere. So I hope that this habit will start. We are working towards improving the overall areas for improving the space for cycling, tracks also. So let's hope that this is the first step, and we'll continue to improve it as we go along.
फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, मैं लगभग 30 साल से शिलांग आ रहा हूं और इस शहर को धीरे धीरे व्यस्त होते देखा है। शिलांग की असली खूबसूरती इसकी प्राकृतिक छटा और छोटे आकार में है। मेरा मानना है कि ये शहर फिर से पैदल घूमने वाला शहर बन सकता है। इसके लिए ऐसे प्रयास, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देने की अपील करते हुए कहा, ये रोजाना छोटे छोटे सही फैसले लेने का मामला है। आराम, भोजन या शारीरिक गतिविधि, इन छोटी छोटी आदतों से बड़ा बदलाव आता है। It feels great to be here in Shillong today to be part of this initiative, which is public electric bicycle sharing system. And as I said earlier, I've been coming to Shillong for many years, almost 30 years, and I've seen the change in Shillong, and it's becoming more and more like a big city like Bombay or Delhi, which is not so good because Shillong is a really beautiful part of Meghalaya. The landscape is amazing, the weather is fantastic, it's a small city, it can become a walkable city, and there are a lot of things that need to be done, of course with public support. And as the Honourable Chief Minister mentioned, and the other people said, that there are a lot of things being done to change the infrastructure, and all those things need to be done. It can't be just one thing that is going to make the big change. It is many things, including public support, including infrastructure, including initiatives like this. But we really look forward to the time when all of these things come together and Shillong reverts to its original beautiful state, and I will keep coming back, and I will keep walking and cycling and running with all the people of Shillong. If they don't have time, they don't have time. Basically, they have to choose. They want to be healthy and fit, or they don't have time. So the main thing is, it's a priority. It's a choice that you make. I make this choice every moment of the day, that I want to be healthier, I want to be fitter. So whether it's rest that I get, whether it's the food that I eat, whether it's my active lifestyle, whether it's the relationships that I have, I make sure that all of them are taking me forward on a sustainable and healthy and fitter path. So it's a choice that everybody has to make. Do you want to be healthy? Yes. Then there are certain things you need to do. You want to be fit, certain things you need to do. If you don't care about yourself, keep living your life the way you want. राज्य सरकार को उम्मीद है कि पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम सिर्फ एक यातायात साधन नहीं रहेगा, बल्कि शिलांग को अधिक स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ शहर बनाने की एक बड़ी मुहिम बन जाएगा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए शिलांग से लैमफ्रांग नोंगस्पुंग की रिपोर्ट के साथ मैं अतहर सईद। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था और इस अवसर पर नागालैंड में एक विशेष पहल की शुरुआत की गई। HIV के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये खास पहल की गई थी। तो आइए हमारी संवाददाता की ये खास रिपोर्ट इस पहल के बारे में सुनते हैं। नागालैंड ने 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर HIV और यौन संचारित रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटेंसिफाइड IC अभियान 2.0 की देश भर में हो रही शुरुआत में हिस्सा लिया। यह अभियान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत 2 महीने तक चलेगा। इस अभियान का मकसद है कि गांव और बस्तियों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक HIV से बचाव और इलाज की जानकारी पहुंचे। साथ ही HIV और अन्य यौन रोगों को लेकर लोगों के मन में जो डर या भेदभाव है उसे भी कम किया जाए। राज्य स्तर पर इसकी शुरुआत कोहिमा के NBC कन्वेक्शन सेंटर में हुई। स्वास्थ्य मंत्री P. पाइवांग कोन्याक ने बताया कि यह अभियान लोगों को जरूरी जानकारी देगा और उन्हें जागरूक करेगा। उन्होंने कहा कि अभी भी HIV संक्रमण दर के मामले में नागालैंड 1.37% के साथ देश में मिजोरम के बाद दूसरे स्थान पर है। Information is not just a data, it is empowerment. Education is not just learning, it is transformation. And communication is not just words, it is connection. Over the next few months, we will reach out to communities in every nook and corner, in urban cities and in the rural, to young and old, taking with us not just information, but inspiration. We know that information alone is not enough. It must be communicated in ways that connect the people's life, beliefs and aspirations. Friends, Nagaland stands at a crucial moment. As per Integrated Counseling and Testing Center, ICTC program data, Nagaland HIV epidemic has been moving towards the
few years. However, the concern is that the prevalence of HIV amongst the adult population of 15 to 49 years is at 1.37%, which is still at the second highest prevalence in India. कार्यक्रम में टेत्सेओ सिस्टर्स का गाया हुआ थीम सॉन्ग HIV ली लॉन्च किया गया। और HIV मुक्त नागालैंड का संकल्प भी लिया गया। Awareness on HIV and STIs and build a healthy, safe and stigma-free Nagaland. इस दौरान कई तरह की गतिविधियां हुई। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात, HIV जांच और परामर्श, HIV से जीवन जी रहे लोगों और नशा करने वाले समुदाय से बातचीत, दीवारों पर पेंटिंग और सेल्फी पॉइंट जैसी गतिविधियां शामिल थी। इस साल 520 गांवों में इस अभियान की गतिविधियां होंगी। अभियान के तहत गांव-गांव बैठकें और स्कूल कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में विशेष जांच और परामर्श शिविर संचालित होंगे। बाइक रैलियां, लोक गीत नृत्य और रेड रिबन क्लब के फ्लैश मॉब जैसी गतिविधियां भी होंगी और इसके साथ घर घर जाकर पर्चे व जानकारी बांटी जाएंगी। पूर्वोत्तर डायरी के लिए कोहिमा से असोनुओं की रिपोर्ट के साथ मैं श्रेया। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। तो श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम उम्मीद है अच्छा लगा होगा और आपके सुझाव हमें हमेशा मिलते रहते हैं जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। आप पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इन माध्यमों से आप अपने विचार हम तक भेजते रहिए और इस कार्यक्रम को हर सप्ताह इसी तरह से सुनते रहिए। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुमूल्य हैं। श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में अगले सप्ताह। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक मोहित सिंह। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये भारत के 8 राज्यों का वो समागम है जिसे हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ये राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति, विविधता और अनूठी कलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इन राज्यों में बसी संस्कृति और कला की भव्यता वास्तव में एक गुलदस्ते की तरह है, जहां ये राज्य अपनी विशेषताओं के रंगों और सुगंध के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाते हैं। हमारा कार्यक्रम पूर्वोत्तर डायरी भी इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि हम आपको इन राज्यों की सांस्कृतिक धरोहर, कला और उनके विकास से अवगत कराएं। हम हर रविवार आपसे मिलते हैं और हम हर रविवार आपको इस अद्भुत क्षेत्र की सैर कराते हैं और इन राज्यों के बारे में आपके साथ कुछ साझा करते हैं। आज के अंक में एक बार फिर आपके साथ मैं हूं कमल प्रजापति। आज भी बहुत कुछ विशेष लेकर हम आपके बीच आए हैं। पूर्वोत्तर डायरी।